हेलो हेलो। यस सर। लास्ट क्लास में हमने वर्क जो निकाला था वो कांस्टेंट फोर्स की वजह से निकाला था। बट सपोज यदि फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स यदि वेरिएबल हो फॉर एग्जांपल, तो फिर कैसे हम वर्क निकालेंगे? सो दिस द सेकंड मेथड आई डिस्कस। व्हेन फोर्स is variable, is variable. Variable means what? Variable means what? टाइम के साथ चेंज होता रहेगा यस, मे बी टाइम के साथ चेंज हो या फिर या डिस्टेंस के साथ। हाँ, या डिस्टेंस के साथ चेंज हो। क्या कोई एग्जांपल बता सकते हो वेरिएबल फोर्स का? कोई भी एग्जांपल वेरिएबल फोर्स का? एग्जाम्पल प्रथम बताओ। कनिष्का बताओ, कोई वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल बताओ। ओके, आई एम जस्ट गिविंग द आंसर। नहीं पता। स्प्रिंग। सोचा सर मैंने हाँ, स्प्रिंग। मैंने सोचा स्प्रिंग बोलने को। हाँ, इलास्टिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। इलास्टिक फोर्स या स्प्रिंग फोर्स, ये किस टाइप का फोर्स होता है? एक वेरिएबल फोर्स होता है। वेरिएबल फोर्स। यस। क्यों? क्योंकि सपोज देखो कि अगर ये आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है, और इसे आपने स्प्रिंग से लगा दिया, तो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है इसका ये k, यहाँ पे k कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। आई विल डिस्कस दिस थिंग, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट। जब मैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ाऊंगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है ये आपको उस टाइम पे पता चलेगा। फिलहाल अभी समझिए कि एक तरह का कांस्टेंट है। ये क्या है? एक तरह का कांस्टेंट है जो दो चीजों पे डिपेंड करता है। अभी जस्ट समझने के लिए जस्ट याद रखना, पहला किस चीज के ऊपर डिपेंड अपॉन? मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल। दूसरा शेप एंड साइज, एंड साइज मीन्स दुनिया में जो भी चीज देखते हो वो एक तरह का स्प्रिंग है। क्यों? स्प्रिंग का मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी जो डिफॉर्म हो जाए, डिफॉर्म, कोई भी बॉडी जब फोर्स लगाने पे डिफॉर्म हो जाती है, कोई भी बॉडी फोर्स लगाने पे जब डिफॉर्म हो जाती है तो उसे हम स्प्रिंग कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इस टाइप का होगा तो वो स्प्रिंग कहलाएगा। जैसे अगर मैं एक रॉड लूं और रॉड को अगर आप फोर्स लगाओ, अगर आपके पास एक प्लास्टिक का रबड़ है, उस रबड़ के ऊपर फोर्स लगाओ, सो दैट विल बी एलोंगेट, दैट विल बी एलोंगेट means it is what? It is a spring. It is a spring means any body which are deformed under the certain force or torque, that is a spring, that is a spring. Okay, जैसे हमारे पास, बट दुनिया में देखे, दुनिया में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होता, कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होता। रिजिड बॉडी मैंने बताया था आपको, रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके ऊपर यदि आप कोई भी दो पॉइंट कंसिडर करते हो तो उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता, है ना। मतलब वो बॉडी जो डिफॉर्म नहीं होगा, जो बॉडी डिफॉर्म नहीं हो सकता, उसे हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। बट दुनिया में ऐसा कोई भी सामान नहीं है जो डिफॉर्म ना हो, मतलब उसका शेप या साइज चेंज ना हो जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाओ। तो हर एक चीज दुनिया में डिफॉर्म होती है। तो ऑल थिंग which can be deformed, it behave like a spring, it behave like a spring. So spring, you can say this right now, just यहाँ पे मैंने सिर्फ स्प्रिंग के लिखा है K is called spring constant, and that spring constant depend upon two things, material शेप ऑफ साइज and shape of size. Yes, very good. So now, तो अब जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ी समझने की कोशिश करूं तो क्या कहता है, we assume, this is the assumption, है ना, कि if स्प्रिंग फोर्स कहता क्या है कि यदि ये वाला देखो, अभी इस स्प्रिंग का लेंथ जो होगा
इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल लेंथ। क्या कहते हैं? नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। दिस इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। व्हाई इट्स कॉल्ड नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? बिकॉज अभी इस वाले स्प्रिंग के अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन या कंप्रेशन नहीं है। इसमें ना तो कोई डिफॉर्मेशन है ना ही कंप्रेशन है। इसका जो लेंथ है उसे हम लोग नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कहेंगे या ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कहेंगे। ठीक है। पर मान लो हमने क्या किया, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा दिया, इधर की तरफ ऐसे करके फोर्स लगा दिया। तो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? जैसे ही फोर्स आप लगाओगे तो ये स्प्रिंग डिफॉर्म हो जाएगा, ये स्प्रिंग डिफॉर्म हो जाएगा और ये ब्लॉक जो है वो यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक यहां पे पहुंच जाएगा, करीब यहां पे पहुंच जाएगा। मतलब आपने फोर्स लगाया, इस फोर्स के वजह से ये ब्लॉक जो है इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंच गया। इसका मतलब ये स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन आया है। इसे हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स क्या बता रहा है? एक्स रिप्रेजेंट द डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इनटू द स्प्रिंग, इनटू द स्प्रिंग अंडर द फोर्स, अंडर द फोर्स। मींस आप इस पे अगर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? ये डिफॉर्म कर जाएगा। ठीक है। तो यदि आप ध्यान से देखो इस ब्लॉक को, अगर इस ब्लॉक को ध्यान से देखोगे तो इस ब्लॉक को ध्यान से यदि आप सोचने की कोशिश करो तो एक फोर्स तो आप लगा रहे हो इधर की तरफ, ये हमने फोर्स अप्लाई किया है, दिस इज अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। बट जैसे ये इधर की तरफ इसकी खींचने की कोशिश करोगे, स्प्रिंग अपने तरफ इसको खींचेगा, स्प्रिंग अपने तरफ इसको खींचेगा। मींस स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। ठीक है, पहले ध्यान से सुनना है फिर लिख लेना। स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ओके, जो कि देखो क्या है, ये जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, वो जो है वो इस डिफॉर्मेशन के अपोजिट है। देखो ये जो ब्लॉक है वो इधर की तरफ जा रहा है, बट स्प्रिंग जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो इधर की तरफ लगा रहा है। मतलब ये जो डिफॉर्मेशन है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक भी कह लेते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल पोजीशन, नेचुरल पोजीशन। So you can say this displacement and this spring force are opposite to each other, opposite to each other, है ना। दूसरा केस आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो आपके पास ये ब्लॉक था और यहां पर आपके पास क्या है, ये स्प्रिंग है, और आप इसको खींचने के बजाय आप इसको क्या कर रहे हो, दबा रहे हो। मीन्स यू अप्लाई सम फोर्स, बट इस डायरेक्शन में नहीं, ऐसे करके लगाओगे। मीन्स आपने ये फोर्स लगाया F अप्लाइड, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस जगह से इस जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी डिफॉर्मेशन इधर की तरफ होगा। बट अब स्प्रिंग क्या करेगा, अब स्प्रिंग जो है, हम किसी चीज को दबा रहे हैं तो स्प्रिंग क्या करेगा, हाँ ये कंप्रेस करेगा, तो स्प्रिंग के इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, अपोजिट, यस अपोजिट, इस डायरेक्शन में लगाएगा, एग्जैक्टली इधर की तरफ लगाएगा फोर्स, ये स्प्रिंग लगाएगा फोर्स Fs। तो देख सकते हो स्प्रिंग फोर्स, चाहे आप इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हो या कंप्रेस करना चाह रहे हो, दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट और जो तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब यहां पे एजम्पशन क्या है, एजम्पशन ये है, एजम्पशन ये है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, एक्स के। यहां पे मैं माइनस साइन दे रहा हूं, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस साइन इंडिकेट व्हाट,
कि दैट स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों दिया? बिकॉज Fs in opposite direction of x। ऐसे तुम सोचो कि जितना ज्यादा ये स्प्रिंग का लेंथ बढ़ाने की कोशिश करोगे, है ना, जितना ज्यादा इसको दूर यहां से लेकर के जाने की कोशिश करोगे, उतना ही जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा वो बढ़ता चला जाएगा। जितना ही दबाने की कोशिश करोगे, जितना ही स्प्रिंग दबेगा, उतना ही स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एज एक्स विल इंक्रीज देन स्प्रिंग फोर्स आल्सो इंक्रीज। बट यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लीनियर रिलेशनशिप हो। एजम्पशन यहां पे क्या है, हमने ये एज्यूम कर लिया है कि स्प्रिंग फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच में लीनियर रिलेशन है। बट ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। बट हमारा ये एजम्पशन है कि स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एक्स अगर बढ़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स डेफिनेटली बढ़ेगा, यानी हम इसको जैसे ही एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे या कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा। बट ये जरूरी नहीं है कि लीनियरली बढ़े। सो दिस इज आवर एजम्पशन। ओके, और यही एजम्पशन लेकर के हम चलेंगे पूरा। ठीक है, यही लेकर के चलेंगे पूरे कोर्स के दौरान। हाँ, तो इसका मतलब अगर आप इस कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे, यू गेट अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स which is variable force, which is variable. Why? You can say as x will change, x will 0, spring force is 0. If x is increase, then Fs is increase. Okay, so that is variable force. Okay, Yes sir. Yes, sir. ये सिंपल सी चीज था। तो हमने कल जो पढ़ा था कि वर्क निकाला था हम लोगों ने, किसके लिए निकाला था? कांस्टेंट फोर्स के लिए निकाला था। बट यहां पे अब फोर्स कैसा हो गया? वेरिएबल हो गया। तो हम कैसे, हाँ, तो कैसा हम इसको निकालेंगे? अच्छा, कोई और एग्जांपल दो मुझे वेरिएबल फोर्स का, कोई और एग्जांपल दो। एक तो हो गया स्प्रिंग फोर्स, दूसरा कोई एग्जांपल? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सपोज आपके पास दो चार्ज है, ये प्लस Q1 चार्ज हो गया और ये दूसरा चार्ज हो गया माइनस प्लस Q2। बताया है, जब मैं फोर्स पढ़ा रहा था उसी टाइम पे मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी। इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम्ब फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। मान लो ये दो चार्ज जो है वो कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये वाला जो चार्ज है इस वाले बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा। उसी तरह से ये वाला बॉडी जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बोथ बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल होगा और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मान लो ये F लगाएगा तो ये भी इधर क्या लग रहा होगा? इसके ऊपर F लग रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द कूलाम्ब this force is directly proportional to product of charge and inversely proportional to r square and proportionality constant here k। तो मैंने क्या कहा था? देखो यहां पर, as you increase the separation between the charge, as you increase the separation between the charge, means if you change r, means r increase then F will decrease, means force will change. If r is decrease then F is increase. Okay, so here electric force is what kind of force? Is a variable force. It change with the position of charge, as position of charge will change. Okay, means separation between the charge will change, then you can say the force between the charge will also change. So that is also variable force. In the same manner, gravitational force. Suppose you have a two mass m1 or m2, so there is a one force, this will apply some force over this,
this will apply some force over this, and this force is equal to G into m1 into m2 upon में r square. You can see as the separation between these two mass will change, then what happened? The force is also changed. The force also changed. Okay, so it is also variable force. This is also variable force. Okay, and this is also variable force. Okay, so there is a lot. Yes, तो ये सभी वेरिएबल फोर्सेस हैं. अच्छा, तो फिर हम mg जो हम हमारा अगर किसी ब्लॉक का मास अगर 10 kg है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, मतलब धरती जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा 100 न्यूटन, और वो हम मान के चलते हैं कांस्टेंट है. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना. नहीं, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम, रेडियस जो है अर्थ का वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, तो जो फोर्स का वेरिएशन होगा वो बहुत कम होता है. ठीक है, नेग्लिजिबल होता है. फोर्स का वेरिएशन जो होगा, मान लो यदि आप धरती पे खड़े हो और वही आप धरती, आप पहले मतलब गली में खड़े हो, तब आप पे जो धरती फोर्स लगा रहा होगा, और जब आप छत पे चले जाओगे तीसरी मंजिल पे या चौथी मंजिल पे, तब जो अर्थ फोर्स लगा रहा होगा, दोनों केस में ही सेम लगा रहा होगा. थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा. इसीलिए हम उस डिफरेंस को, उस थोड़े से चेंज को हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं. बट वहीं पे यदि आप क्या करो, मान के चलो आसमान में पहुंच गए, 2000-3000 किलोमीटर ऊपर पहुंच गए, तब जो है आप पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स as well as spring force is a variable force, and there is a many other example, but we have to just, हमें ये 2-3 जो है याद रखना है कि ये वेरिएबल फोर्सेस होते हैं. तो अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि चलो भाई कांस्टेंट फोर्स था तो हम वर्क निकाल ले रहे थे, तो वेरिएबल फोर्स होगा तो कैसे वर्क निकालेंगे? आ रहा बात समझे? वेरिएबल फोर्स होगा तो कैसे हम वर्क निकालेंगे? तो वेरिएबल फोर्स का जो हम वर्क निकालेंगे वो इंटीग्रेशन मेथड से निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन. यस, वी अप्लाई इंटीग्रेशन मेथड. इंटीग्रेशन मेथड टू फाइंड द वर्क ड्यू टू variable force. I give one example to you. ठीक है, बाकी आपको मैं होमवर्क दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, वो उसे करो तो मुझे बताना, कल क्वेश्चन का आंसर बताना मुझको. ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग वन थिंग कि सपोज आपके पास ये स्प्रिंग है. ठीक है, और ये एक ब्लॉक है. ठीक है, ये स्प्रिंग हो गया, ये ब्लॉक हो गया, और इस ब्लॉक को हम क्या किए, इसको यहां से यहां पे लेकर के आए. कितना अमाउंट लेकर के आ रहे हैं? एक्स अमाउंट लेकर के आ रहे हैं. एक्स नहीं, हम मान लेते हैं थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कराया, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कराया, यानी बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? या मान लो, या इसको ऐसे करो, थोड़ा सा इसको मान लेते हैं यहां से x डिस्टेंस पे ले गए, और फिर यहां से इसको थोड़ा सा और आगे ले गए. ठीक है, dx. पहले ये कहां पे था? यहां से x डिस्टेंस पे था, फिर इसको हम थोड़ा सा और आगे लेकर के गए. कितना अमाउंट? dx अमाउंट. ठीक है, तो मुझे इस ब्लॉक को यहां से यहां पर ले जाने में जो काम करना पड़ेगा, देखो चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ब्लॉक का वो बहुत कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ब्लॉक का वो बहुत कम हो रहा है,
तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो भी बहुत कम करना पड़ेगा। हमें जो वर्क करना पड़ेगा, अगर देखो डिस्प्लेसमेंट लार्ज होगा तो वर्क हमें ज्यादा करना पड़ता, बट ब्लॉक को हम जो यहां से यहां लेकर के जा रहे हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट में इसमें चेंज ला रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो रहा है, तो वर्क भी क्या होगा, बहुत कम होगा। करेक्ट? Yes, sir. हाँ, तो अगर मान के चलो ब्लॉक जब इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे था, तो जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा, स्प्रिंग इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा होगा, स्प्रिंग जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा इस पोजीशन पे क्या लगा रहा होगा, एफ एस, और वो इक्वल टू क्या होगा, माइनस के इंटू एक्स। करेक्ट है? इस पोजीशन पे जब ब्लॉक होगा तो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा होगा वो कितना लगा रहा होगा, एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, करेक्ट? तो Yes, sir. यदि ब्लॉक को मैं इस जगह से इस जगह पे लेकर के आऊंगा तो स्प्रिंग फोर्स में जो चेंज आएगा वो भी बहुत कम आएगा, है ना, क्योंकि हम एक्स में बहुत छोटा सा चेंज लेकर के आ रहे हैं। ठीक है? इफ वी डिस्प्लेस, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्वेश्चंस तभी बनेगा, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। इफ वी डिस्प्लेस ब्लॉक बाय dx amount, so change in spring force is also very small, so we neglect the change in force, करेक्ट? मीन्स हम ये कह सकते हैं जब ये ब्लॉक इस जगह पे था तो स्प्रिंग फोर्स इसके ऊपर माइनस के एक्स ही लगेगा, और जब ये ब्लॉक इस जगह पे भी आ जाएगा तब भी उतना ही लगेगा। ठीक है? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बहुत स्मॉल हुआ है, तो फोर्स में भी जो चेंज आएगा वो बहुत स्मॉल आएगा। ठीक है? यानी हम ये फोर्स को एज्यूम कर सकते हैं कि कांस्टेंट रहा, कि ब्लॉक जब यहां से यहां पे गया है तो ये फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा, क्योंकि यहां पे जो चेंज आया वो बहुत कम आया है, तो स्प्रिंग फोर्स में जो चेंज आएगा वो बहुत कम आएगा, है ना? Yes, sir. यस, हम एज्यूम कर सकते हैं कि दिस फोर्स बिकम कांस्टेंट व्हेन दिस विल डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस प्लेस। तो कल मैंने आपको बताया था कि यदि फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, यू कैन सी द dx इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, the displacement and spring force are in opposite direction or not? Yes, sir. Opposite. Yes, both are in opposite direction. Okay, so dx and fs in opposite direction, तो यदि मैं वर्क डन निकालूं किसके वजह से, इस स्प्रिंग फोर्स की वजह से, जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है यहां से यहां तक के बीच में, क्योंकि चेंज बहुत कम आ रहा है, तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो क्या होता है, एफ एस इंटू एफ डॉट डी एक्स, है ना? ये करोगे एफ एस हो गया फोर्स और डी एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट, और कॉस 180 डिग्री करोगे, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एफ डॉट डी। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग cos 180 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन by the spring force। अब मैंने देखो ये वर्क को भी छोटा लिखा है, dw लिखा है, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वो बहुत छोटा हुआ है, तो हमें जो काम करना पड़ेगा वो भी बहुत कम करना पड़ेगा, हमें काम क्या करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा। ठीक है? नाउ व्हाट इज द fs, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, fs इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज माइनस ऑफ kx,
correct, into dx, correct. What is the cos 180 degree? Yes, sir. That is -1. -1. So what is the work done due to spring force? Very small. That is minus plus kx into dx. This is the small amount of work you have to do when you bring this block from this position to this position. You have to do very small work when you bring this block from this position to this position, and that is k into dx, correct? Yes. Yes, sir. Okay, let us try to understand one thing. ऐसे समझो कि मान लीजिए ये ब्लॉक पहले मान लो यहां से पहले यहां पे था, इस जगह पे x की वैल्यू 0 थी, यहां स्प्रिंग लगा हुआ था, ठीक है। यहां पे x की वैल्यू क्या थी? 0। पहले आप ब्लॉक को x इक्वल टू x1 पे ले गए, यहां पे रखा हुआ था। फिर ब्लॉक को आप यहां से उठा करके कहां पे ले गए? यहां पर, x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू 2 पर। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो ध्यान से देखिए, जब आप इसमें स्मॉल चेंज ला रहे थे, यहां से यहां पे ब्लॉक को लेके जा रहे थे, तो आपको वर्क करना पड़ रहा था k इंटू dx। ये स्मॉल अमाउंट में वर्क करना पड़ रहा था, dw। बट अब देखो स्मॉल चेंज नहीं आया पोजीशन में, लार्ज चेंज आ रहा है, विच इज x2 माइनस x1। तो यू हैव टू डू सम वर्क, यू हैव टू डू सम वर्क। बट जब आप इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लेकर के जाओगे तो स्प्रिंग फोर्स वेरी कर रहा होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। तो क्या करोगे? पहले अगर आप अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराते हो तो आपको इतना वर्क करना पड़ता है। ऐसे ही यहां से यहां तक अगर आप छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करवाओ, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करवाओ, dx dx dx, छोटा छोटा, और इन सभी वर्क को ऐड कर दो, इन छोटे छोटे वर्क को क्या कर दो? ऐड करो। आवाज अब भी कट रहा है, तो आप अभी कट रहा है आपका आवाज? मेरा इंटरनेट कनेक्शन तो पूरा है आज। हेलो हेलो हेलो, हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? Please try everyone. Hello? Yes, sir. Please solve. Shana? आया किसी का आंसर? Yes, sir. बताओ। a x का स्क्वायर बाय 2 प्लस b x का क्यूब बाय 3। यस, इजी। हेलो प्रथम? हाँ आया, मेरे को भी सेम आया सर। सेम आया, यस। यार नीट का एग्जाम कब है? ये बच्चे पढ़ते पढ़ते पहले है नहीं, पहले टेंशन इतना लेकर के बैठ जाते हैं। हाँ, तो ये हो गया आंसर। आंसर कैसे निकालेंगे? सिंपल, वर्क निकालना है। देखो वो फोर्स क्या है? वेरिएबल है। अब जो कि फोर्स है सिर्फ वो एक्स एक्स
बार डिस्टर्ब। तो सिंपल है, फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। इफ यू इंटीग्रेट बोथ साइड यू गेट टोटल वर्क, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट इज द एफ, दैट इज ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेट, यू गेट ए इज कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड b इज कांस्टेंट, x का स्क्वायर हो जाएगा। वन मिनट, यस, हेलो हेलो, यस सर। अच्छा थोड़ा इंटरनेट का, ठीक है, तो हो जाएगा बी एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, करेक्ट? यस सर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, the force between two particle vary as f equal to minus a by r square. Find the work when r equal to 1 to r equal to 2 meter. Solve, where a is constant. A is constant. हेलो, यस सर। आ गया आंसर? एक मिनट। यस सर। क्या आया बताओ। 1/2a। यस, देखो ऐसे करेंगे ना, सर इसका ए क्या आया? देंगे जब कांस्टेंट। हेलो बताओ। सर जब ए कांस्टेंट है तो हटा नहीं देंगे इसको, ए कांस्टेंट है तो 1/8 हटा देंगे ना। नहीं नहीं हटाएंगे नहीं, हटाना कुछ नहीं है। प्रथम कितना आया आंसर आपका? सर कर रहा हूं, अभी तक नहीं आया। अच्छा नहीं आया, इजी है देखो, करो। ओके, आई एम गिविंग दिस थिंग एज अ असाइनमेंट। सॉल्व एट होम, प्लीज ट्राई। ओके, देयर इज अ न्यू टॉपिक। इसी में ये हमने देख लिया, वर्क हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले निकाला हमने वर्क जो था, कल जो हमने किया था उसमें वर्क निकाला था कांस्टेंट फोर्स की वजह से, ठीक है।
और आज जो हमने किया वेरिएबल फोर्स की वजह से कैसे वर्क निकाला जाता है वो हमने सीखा। एक और मेथड है वर्क निकालने का, थर्ड मेथड, एरिया अंडर द कर्व। एरिया Fx अंडर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स डायग्राम। वेरी सिंपल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखो स्प्रिंग फोर्स वाले केस में यू कैन सी, बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो स्प्रिंग फोर्स जो है वो आपका पोजीशन के साथ चेंज कर रहा था, मींस स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कुछ रिलेशन है ना। स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कुछ रिलेशन है। कैसा रिलेशन था? लीनियर रिलेशन था। कैसा रिलेशन था? लीनियर रिलेशन था। तो मान लो यदि मुझे ग्राफ पता हो कि ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया मेरा फोर्स, तो यदि मुझे ग्राफ पता हो, ठीक है, जैसे ये स्प्रिंग फोर्स देखो F इक्वल टू मैंने बताया था क्या था, K इंटू एक्स, है ना, K इंटू एक्स। तो x जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा। और यहाँ पे ये K क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। चूंकि पावर इसकी 1 है तो कैसा ग्राफ बनेगा? एक लीनियर ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का tan थीटा दैट इज इक्वल टू होगा K। ये सब चीजें मैंने बता रखी है आपको, ठीक है। तो अगर मुझे वर्क निकालना हो कि कितना वर्क हुआ, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग ये कर रहे थे F इंटू डी एक्स कर रहे थे। इस फोर्स को स्मॉल वर्क डन निकाले थे, DW इक्वल टू F इंटू डी एक्स कर रहे थे, F इंटू डी एक्स कर रहे थे। तो ये स्मॉल वर्क मिल जाएगा, है ना, स्मॉल वर्क मिल जाएगा। मतलब अगर मैं ये कहूं एक छोटा सा स्ट्रिप यहां पे काट लूं, कितना अमाउंट का? dx अमाउंट का। कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। तो इस जगह पे फोर्स कितना होगा? F, ये फोर्स होगा। तो अगर मैं ये देखूं तो ये ऑलमोस्ट जो है एक रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? हाइट इंटू बेस, सो F इंटू डी एक्स। तो दिस स्मॉल एरिया रिप्रेजेंट व्हाट? स्मॉल वर्क डन, DW। दिस स्मॉल एरिया रिप्रेजेंट स्मॉल वर्क, DW। अगर मैं टोटल एरिया निकाल लूं फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू x तक, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क मिल जाएगा, ठीक है। यानी एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर दिस ग्राफ give what? Total work. Area under force and displacement graph give the total work. You can find, देखो ये लेंथ कितना हो जाएगा? मान लो यहां से x हो गया, तो फोर्स कितना हो जाएगा? Fx हो जाएगा। तो एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 फोर्स हो गया kx इनटू में क्या आ जाएगा? x। तो कितना आ गया? 1/2 kx स्क्वायर। यही हमने निकाला था बाय इंटीग्रेशन मेथड। अब वही हम एरिया निकाल करके भी कर सकते हैं, ठीक है। सो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, if you have a graph of force and displacement, then find the area, you get the work done by the force, correct? Yes sir. Very simple. कोई प्रॉब्लम है? No sir. नो सर। ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है। कल हम फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, कल हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, कल मैंने आपको बताया था वर्क क्या होता है। वर्क का मतलब मैंने बताया था कि यदि हम किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसके वजह से अगर उसमें कुछ चेंज आता है, उसके पोजीशन में यदि चेंज आता है, तो यानी कि हमने कुछ काम किया। एनर्जी का मतलब क्या था कि हमारे पास कितनी क्षमता है, मींस हाउ मच वी हैव एबिलिटी टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क। Okay, suppose we have energy. When we say that we have energy, means we have a potential, we have ability to perform certain kind of work. Okay, so energy is the ability to perform any kind of work. Okay, so you can say work and energy are equivalent to each other, equivalent to each other. Okay, equivalent to each other. There is a many kind of energy. ठीक है, मेनली वर्क इज अ एनर्जी और एनर्जी इज अ वर्क। ओके, सिंपल। देयर इज अ लॉट ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कई तरह का होता है। अब वो क्या होता है, किस टाइप का होता है, हम जैसे जैसे फिजिक्स को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको टाइप ऑफ एनर्जी भी पता चलता जाएगा। हम यहां पर सिर्फ इस चैप्टर में हम 2 टाइप की एनर्जी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी एक चीज मुझे बताओ, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं ये माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं या मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? अभी हमारी सारी चीजें होते हुए दिख रही है ना। मैंने कहा कि ब्लॉक पे फोर्स लगाया, ट्रेन चल रहा है, बस चल रहा है, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, हम सबको देख सकते हैं ना। मैक्रोस्कोपिक सर। दैट इज मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर हम कहते हैं कि एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इसकी बात करेंगे, देन इट इज अ माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो, यस सर। बट अभी तक हमने ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। तो हम जो अभी एनर्जी डिस्कस करेंगे, वो हम लोग जो एनर्जी डिस्कस करेंगे वो मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। हम जो एनर्जी डिस्कस करेंगे वो मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनर्जी 2 टाइप के, 2 फॉर्म में होता है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी स्टोर होता है और मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी होता है। बट चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो स्टडी हम एनर्जी को क्या कहेंगे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे। मींस कोई चल रहा है, कोई बैठा है, कोई नीचे से ऊपर चला गया या ऊपर से नीचे आ गया, तो यहां पर हमें पूरे चीज का मोशन दिखाई पड़ेगा, हमें मोशन दिखाई पड़ेगा। हमें कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो नहीं दिखाई पड़ रहा। तो जब हमें दिखाई पड़ रहा है तो उसे हम कहते हैं बल्क मोशन। क्या कहते हैं? बल्क मोशन। मीन्स हमें जब चीजें होते हुए नजर आ रही है, कोई भी मोशन हमें होते हुए नजर आ रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे बल्क मोशन। तो जब बल्क मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट के अंदर बल्क मोशन है, यानी मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जो चीज हमें होते हुए नजर आ रही है, तो जो एनर्जी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो वाली एनर्जी अभी हम डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बट किस पॉइंट ऑफ व्यू से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे? वो मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मींस बल्क मोशन के साथ एसोसिएटेड होगा। आ रहा बात समझ में? तो जैसे जैसे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे, जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे, तब हम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अभी अप टू थर्मोडायनेमिक्स में जब तक हम नहीं पहुंचे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब तक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए सारी चीजें हमें होते हुए नजर आएंगी। तो जो भी जिस फॉर्म में एनर्जी अभी हमें दिखाई पड़ेगी वो कौन सा फॉर्म होगा? मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो एनर्जी अभी किस फॉर्म में है? मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में है, माइक्रोस्कोपिक नहीं है। बट जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वहां से हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके। सो यस सर। I discuss here 2 type of energy, only 2 type of energy. But if you when मैं thermodynamics बताऊंगा तो you will think there is a lot of form of energy. Okay, I'm just only discuss 2 form of energy here. One is energy, one is the kinetic energy, another is the potential energy. ठीक है, ओके। सो पहले मैं वर्क एनर्जी थ्योरम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको काइनेटिक एनर्जी बताता हूं। ठीक है, तो
काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? यदि कोई चीज मोशन में है, कोई चीज मोशन में है, मान लो पहले कोई रेस्ट में था और अगर वो मोशन में आ गया, ठीक है, वो मोशन में आ गया तो अपने आप तो नहीं आएगा, उसको लाया जाएगा, उसको लाया जाएगा, यानी उसके ऊपर कुछ काम किया जाएगा, है ना, उसके ऊपर कुछ काम किया जाएगा। जैसे मान लो कि कोई चीज पहले रेस्ट में था और वो मोशन में आ गया, ठीक है, पहले कोई पढ़ता ही नहीं था पर फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, है ना, पहले कोई पढ़ता ही नहीं था और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए उसने पढ़ना स्टार्ट किया, यानी इसके ऊपर काम किया जा रहा है तभी वो काम कर रहा है, अगर नहीं तो काम नहीं करेगा। तो उसी तरह से यदि मैं क्या कहता हूं कि हमारे पास एक ब्लॉक है, मान लो अभी ये रेस्ट में है, अभी रेस्ट में है, मतलब इसके पास वेलोसिटी 0 है, मोशन में कैसे आएगा? जब इसको कोई लाएगा, इसको कौन लेकर के आएगा? जब इस पे कोई फोर्स लगाएगा, जैसे इस पे कोई फोर्स लगाया, इसका मास m है, तो इस ब्लॉक का क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। करेक्ट, फोर्स लगाते के साथ इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा इसके पास, और जैसे ही एक्सेलरेशन आया इसका मतलब इसकी वैल्यू वेलोसिटी 0 थी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मतलब इस जगह से ये अब आदमी ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा। मान लो वो यहां से यहां पहुंच गया ब्लॉक, एक तो इसके पोजीशन में चेंज आया, इसका पोजीशन चेंज हुआ, मान लो डेल्टा x, और इस जगह पे जब पहुंचा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी है। पहले देखिए इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं था, बट अब इसके पास यहां पे पहुंचने के बाद इसके पास वेलोसिटी आ गई v, ठीक है, ओके। नाउ तो यदि मैं ये कहूं फोर्स इक्वल टू मान लेते हैं ये f क्या है? कांस्टेंट है, आई एज्यूम दैट f इज कांस्टेंट, बट इट डज नॉट नेसेसरी, f इज कांस्टेंट, सो f इक्वल टू क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? दैट इज फोर्स बाय मास, करेक्ट, फोर्स बाय मास। अब चूंकि एक्सेलरेशन, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, तो हम हंसते खेलते हुए क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू डेल्टा एक्स, है ना, हमने हंसते खेलते हुए ये इक्वेशंस लगा दिया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2a इंटू डेल्टा एक्स, करेक्ट? यस सर। अब चूंकि इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, फाइनली इसके पास कितनी वेलोसिटी हो गई? v हो गई, आ रहा बस, फाइनली इसके पास वेलोसिटी होगी v, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू कैन से 2a इंटू डेल्टा एक्स, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द a? दैट इज f बाय m इंटू डेल्टा एक्स, करेक्ट? यस सर। तो यहां से मुझे बताओ f इंटू डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, क्या बोलते हो? आ गया? यस सर। हाँ सर। है ना, वेयर फोर्स क्या होगा? F इधर की तरफ फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर की तरफ हो रहा है, इसका मतलब इस फोर्स ने जो वर्क किया होगा वो कितना क्या होगा? F इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज अ वर्क, दैट इज अ वर्क। सो देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीज है, क्या इंटरेस्टिंग चीज हुआ, ये पहले रेस्ट में था, इसको मोशन में लाया गया, बट आया कैसे? जब इसके ऊपर काम किया गया, जब इसके ऊपर काम किया गया तभी ये रेस्ट से मोशन में आया। अब जैसे ये मोशन में आया है, यहां पर इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास वेलोसिटी है, 0 नहीं है यहां पे वेलोसिटी, वेलोसिटी है, जिसकी वजह से ये और आगे जा सकता है, जिसकी वजह से ये और आगे जा सकता है।
ठीक है, जिसकी वजह से ये और आगे जा सकता है, भले इस पे फोर्स हटा दो। मान लो आपने फोर्स लगाया, यहां से यहां तक आपने फोर्स लगाया, बट यहां पे जाकर के आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अभी जब तक आप पढ़ोगे 11 12 जो भी है, जो भी चल रहा है आपका कोर्स, तो जब तक आप पढ़ोगे तब तक तो मैं पढ़ाऊंगा, जब तक आप कोर्स चल रहा है तब तक पढ़ाऊंगा मैं। बट पढ़ाने के बाद जैसे कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो नहीं पढ़ाऊंगा, उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा मैं। बट फिर भी तुम आगे बढ़ रहे होगे, क्यों? क्योंकि जो मैंने तुम पे काम किया है और तुमने उस काम को, उसकी वजह से तुम्हारी जो है वो एनर्जी इंक्रीज, योर पोटेंशियल विल इंक्रीज। अगर हम अच्छे से ना पढ़ाएं, टीचर्स अगर अच्छे से ना पढ़ाएं, तो उसमें ग्रोथ आएगा ही नहीं, और जब ग्रोथ आएगा ही नहीं तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, जब पोटेंशियल बढ़ेगा ही नहीं, मान लो आपका कोर्स खत्म हो गया, हमने छोड़ दिया, तो अब तो फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई पोटेंशियल होगा नहीं तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। बट आपके पास उस टाइम पे अगर कुछ पोटेंशियल है, नॉलेज है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन क्रैक एनीथिंग, है ना, कुछ भी आप हासिल कर सकते हो। मींस दैट टाइम यू हैव एनर्जी, सेम टू सेम एनालॉजी यहां पे लगाई है। क्या एनालॉजी है? कि यहां ब्लॉक रखा हुआ था, इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी, इस टाइम पे कोई भी एनर्जी नहीं थी, बट इसके ऊपर ये फोर्स लगा, यानी इस फोर्स ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। कितना काम कर दिया? F इंटू डेल्टा एक्स। जब ये इस पोजीशन पे आया, फोर्स हटा दो, अब उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, बट स्टिल इट हैव सम वेलोसिटी, जिसके वजह से ये और आगे जाएगा, रुकेगा नहीं। मीन्स यहां पर आने के बाद इसके पास अभी क्या है, आगे क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके पास अभी भी कुछ काम करने की क्षमता है। मीन्स इट हैव सम एबिलिटी टू परफॉर्म द वर्क, एंड दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एनर्जी, बट दैट एनर्जी नेम इज काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? यस सर। तो सर उसका एक परफेक्ट डेफिनेशन लिख दीजिए। हाँ, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है यहां पर? मींस इफ समथिंग हैव सम वेलोसिटी, ओके, समथिंग हैव सम वेलोसिटी मींस इट कैरी सम एनर्जी टू परफॉर्म सम वर्क, एंड दैट इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग दिस थिंग। ओके, सो इफ सिस्टम हैव सम velocity to then velocity, then it carry energy which is kinetic energy to perform work. Okay, so you can see this work is actually converted into kinetic energy. Work done due to this force is converted into kinetic energy. Work done due to this force is called converted into kinetic energy. That is nothing but work energy theorem. I'm right. What is the work energy theorem? Say that suppose you have a system. kan iska samajh mein aa raha aapko? aap respond nahi kar rahe aaj. हेलो? यस सर, आज मैं सोकर उठी हूँ, नहीं सर इसलिए नहीं कर रही। ओके, सपोज यू हैव, प्लीज जब ना मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो अगर आगे पीछे अगर वॉइस नॉइज ना हो तो प्लीज माइक को ऑन रखा करो, ठीक है, ताकि मुझे ना थोड़ा सा फील आएगा कि नहीं तो नहीं, ये थोड़ा वर्चुअल हो जाएगा। ओके सर। अगर नॉइज ना हो तो फिर बंद कर लेना, ठीक है? यस, तो सपोज ये आपके पास क्या है कि आपके पास क्या है, ये कोई भी एक सिस्टम है, ओके, हैव सपोज मास m एंड यू अप्लाई अ सम फोर्स। यहां पे ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, F1 F2 F3, है ना, Fn, many kind of forces are acting here, F1 F2 F3 Fn,
बहुत टाइप के फोर्स लग रहे हैं। तो सभी फोर्स कुछ ना कुछ काम करेगा, सभी फोर्स कुछ ना कुछ काम करेगा, सभी फोर्स कुछ ना कुछ काम करेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम घर में होते हैं, तो हम घर में जब होते हैं तो हमें एक बोलने वाला नहीं होता, मम्मी भी बोलने वाले होती है, पापा भी बोलने वाले होते हैं, भैया भी बोलने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बोलने वाले कि ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, ऐसे कर, वैसे कर, ऐसे कर, अभी तक क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। मीन्स सब कुछ ना कुछ बोल करके हम पे काम ही कर रहे हैं। मीन्स हमें वो मोटिवेट कर रहे हैं टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। मीन्स समवन अप्लाइंग सम फोर्स। अगर पापा ही कह रहे हैं मतलब कि पापा फोर्स लगा रहे हैं कि बेटा कुछ करो, कुछ करो जिंदगी में, ठीक है, पैसा दे रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, तो कुछ करो, ठीक है। मीन्स फादर डू सम वर्क, इज इन द सेम मैनर मदर डू सम वर्क। तो सभी लोग कुछ ना कुछ आपके ऊपर काम कर रहा है, सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, जब सभी लोग मिलकर के कुछ काम करेंगे तो सभी के वजह से काम जो हुआ वो सभी ऐड होगा, और वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, आपके एनर्जी के अंदर, वो आपके एनर्जी के अंदर। तभी कहते हैं ना, जो भी आपको कोई कह रहा है सब आपके भले के लिए कह रहा है, आपके घर में या फिर आपका टीचर जो भी आपको कह रहे हैं पढ़ने के लिए, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग मीन्स everyone some perform some kind of work on you such that you acquire some energy to do something for your society. Okay, yes. So same manner, this is a system, you applying some force, someone F1 F2 F3 Fn, there is a lot of force acting over the system. So work done due to all forces, if I want to calculate the work done due to all forces, means I want to calculate work done due to F1 plus work done due to F2. In a same manner, there's a n number of forces. So if I calculate work done due to n number of forces, I add these all forces. How? Without any vector, we don't, यहाँ पे हमने वेक्टर सम नहीं किया है, हमने यहाँ पे स्केलर सम किया है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। So work done due to all external force. You can say work done due to all external force. This all are the external forces, not internal forces. Remember, this is the all forces. Work done due to all forces. Work done due to all external forces. So I write this thing. Work sum of in this manner. Sum of WFI from I equal to 1 से लेकर के n तक. So work done due to all external force. Work done due to all external force, that is equal to change in kinetic energy, as I tell you. See, in this case there is only one force is acting here, so work done due to this force, that is equal to change in kinetic energy. Initially there is a no velocity, means there is a no, this have no energy, but when it have some velocity, it have some kinetic energy, that is 1/2 mv square. Okay, so work done due to all forces, that is equal to change in kinetic energy, means final kinetic energy minus initial kinetic energy. Okay, this is work energy theorem. Yes. That is work energy theorem. Very important. Very important discussion. Okay. So work Sir, done do, yes. बोलिए। अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तो ये वाला थ्योरम नहीं लगेगा? नहीं, फोर्स मैंने कहा ना, फोर्स कुछ भी हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, बहुत तरह के फोर्सेस हैं। सभी फोर्स के वजह से जितने भी फोर्स है, पर वो सारे फोर्स कैसे होने चाहिए? एक्सटर्नल होने चाहिए, इंटरनल नहीं। इंटरनल क्या होता है? जब सिस्टम के अंदर में फोर्स लग रहा होता है। सभी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क होगा, दैट ऑल वर्क डन ड्यू टू ऑल एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, जस्ट आई डिस्कसिंग लास्ट पॉइंट। पर जो डेरिवेशन की है उसमें तो बताओ डेरिवेशन में क्या किया मैंने? फोर्स ये लग रहा उसमें था, तो ये फोर्स एक्सटर्नल कांस्टेंट लेके किए ना। हाँ, फोर्स कांस्टेंट लेकर के किया है। वो तो कांस्टेंट लेके किए। आप वेरिएबल लेकर के कर लो। तो जब आप फोर्स वेरिएबल लोगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो भी वेरिएबल रहेगा।
और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल रहेगा तब आप ये हाँ। फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मैंने तो एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, यस ठीक। yes, what is the meaning of kinetic energy? I'm just discussing. You can do, you take force F equal to kx, है ना, and then acceleration is also come into the in the variable, and then find the kinetic energy. You can do. जो भी मन में आता है वो करो। फिजिक्स में यही है, साइंस है, थॉट प्रोसेस का चीज है। जो तुम्हारे दिमाग में आता है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, कौन रोक रहा है। तो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तब इतना भी ही आएगा, आएगा। यस, तब भी इतना ही आएगा, ठीक। तब भी इतना ही आएगा। ओके, सो देयर इज अ वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, टाइप ऑफ फोर्स। मैंने वैसे टाइप ऑफ फोर्स पढ़ा दिया था आपको कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं, है ना, मैंने आपको टाइप ऑफ फोर्स बता दिया था कि देयर इज ओनली 4 टाइप ऑफ फोर्सेस। वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, अनदर इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्स। ओके, मैं और फोर्स को 2 कैटेगरी में और डिवाइड कर रहा हूं, फोर्स को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड और कर रहा हूं। वन इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, कल मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा इस पे, ठीक है, सो बी रेडी विद दिस। कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। सो व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स? जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यस। ओके, कंजर्वेटिव से मतलब क्या है? कंजर्वेटिव से मतलब क्या है? मतलब क्या है, पहले इसके मीनिंग को समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव। हिंदी में समझे, मतलब इसको समझने की कोशिश करें, क्या है कंजर्वेटिव, क्या है नॉन कंजर्वेटिव। मतलब वर्क होगा, वर्क होगा, बहुत सारे फोर्स लगेंगे किसी भी सिस्टम के ऊपर, ठीक है, बट एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा। एनर्जी जो होगा वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा जब मैं ये बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल समझते हैं, जो आपने डेफिनेशन दी कंजर्वेटिव फोर्स का, मैं वही डेफिनेशन रखता हूं, ठीक है। ओके, आज आपने कहा कि सर वो फोर्स जो वर्क के, वो फोर्स जो पाथ पे डिपेंड, पाथ से इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, independent of the path. For example, what is the example of the conservative force, if you know this? कोई एग्जांपल बताओ। कंजर्वेटिव फोर्स का कोई एग्जांपल बताओ जो पाथ पे डिपेंड ना करता हो। सर पोटेंशियल एनर्जी ऐसा है। पोटेंशियल एनर्जी है, मैं फोर्स 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 पूछ रहा अच्छा, हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। यस, हो सकता है, मतलब फिर शक है, मतलब उसमें लेकिन आर आता है, लेकिन आर को हम वैसे कांस्टेंट रखते हैं। देखो, चलो मैं बताता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स, यस। हाउ? माय क्वेश्चन इज हाउ, माय क्वेश्चन इज हाउ। Let us try to understand. Let us try to understand. Suppose ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड पे एक पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक को मैं यहां से उठा करके 3rd फ्लोर पे लेकर के जाता हूं, कुछ हाइट h के ऊपर, ठीक है, ये हाइट h हो गया। इस यहां पे ले जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, जैसे मैं ऐसे करके ले जाता हूं, सीधे सीधे उठा करके, दिस इज द फर्स्ट पाथ।
दूसरा क्या हो सकता है, ऐसे करके लेकर के जाऊं, सेकंड पाथ, या ऐसे करके ले जाऊं, क्या प्रॉब्लम है, मैं कैसे भी ले जा सकता हूं। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये हुआ कि चाहे मैं ऐसे करके ले जाऊं, या चाहे ऐसे करके ले जाऊं, या चाहे ऐसे करके ले जाऊं, किसी भी रास्ते से लेकर के जाऊं, तो mg इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। तो यदि मैं अगर पहले रास्ते से लेके गया, यानी अगर मैंने पहले रास्ते से लेकर के गया, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, ये वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, वर्क डन ड्यू टू mg इन पाथ 1, that should be equal to work done by mg in path 2, and that should be equal to work done due to mg in path 3, करेक्ट। तभी तो कंजर्वेटिव कहलाएगा, मतलब पाथ से इंडिपेंडेंट है, आप ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, तीनों केस में जो mg वर्क करेगा वो सेम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क सेम करेगा। कैसे, देखिए मैंने अभी बताया था वर्क ड्यू टू mg कैसे निकालोगे, वर्क ड्यू टू mg कैसे निकालोगे, वर्क ड्यू टू mg जो आप निकालोगे वो निकाल लोगे कैसे, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, mg लग रहा है नीचे की तरफ, mg एक्टिंग डाउनवर्ड, बट ये हो गया ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल इनिशियल माइनस हाँ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप इस पास से लेकर के जाओगे, इस पास से लेकर के जाओगे, इस पास से लेकर के जाओगे, तीनों वाले केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, h आएगा कि नहीं आएगा, h आएगा, h इज द डिस्प्लेसमेंट, h इज द डिस्प्लेसमेंट। तो mg लग रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो cos 180 डिग्री है ना, mg लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो cos 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, सो दिस इज mg into h -1 है ना। तो मैं चाहे पाथ 2 से जाऊं तब भी डिस्प्लेसमेंट यही h होगा, पाथ 3 से जाऊं तब भी डिस्प्लेसमेंट h होगा, पाथ 1 से जाऊं तब भी डिस्प्लेसमेंट h ही होगा, मतलब वर्क जो मिलेगा मुझे तीनों ही पाथ में वो -mg into h ही मिलेगा। सही है, यस सर, यानी पाथ से इंडिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, इसका मतलब ये कैसा फोर्स हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, करेक्ट है। दूसरा डेफिनेशन हम ऐसे भी समझ सकते हैं, दूसरा डेफिनेशन हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन अ क्लोज लूप, प्रथम समझ में आ रहा है आपको, यस सर, इन अ दूसरा डेफिनेशन प्लीज बिना हेजिटेशन के पूछना है, और फिर से बंद कर लिया आप लोगों ने माइक, यस ठीक है। सो हाँ, तो यदि मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा कि यदि मैं ब्लॉक को पहले, ये मेरा इनिशियल पोजीशन था और इसको पहले मैं ले गया कहां पर, इस जगह पर, फाइनल पोजीशन यहां पर, अब दोबारा मैं उठा करके मैं यहां पे लेकर के आ गया, तो एक साइकिल बन गया कि नहीं बन गया, हाँ सर, एक साइकिल बन गया, यानी एक लूप बन गया, एक साइक्लिक पाथ हो गया। तो इन साइक्लिक पाथ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। हाउ, सपोज मान लो मैं जब ब्लॉक को, ये h हो गया हाइट, ब्लॉक को यदि मैं 1 से 2 पे लेकर के जाऊं, 1 से 2 पे लेकर के जाऊं, वर्क 1 से 2 पे लेकर के जाऊं, तो वर्क डन ड्यू टू mg, व्हेन वी गो फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2, तो क्या होगा, mg लगेगा नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, हाँ, तो इसका मतलब वर्क कितना आएगा, -mg into h आ जाएगा। हाँ,
बट अगर मैं 2 से 1 पे आऊं, mg 2 to 1, यदि मैं 2 से 1 पे आऊं तो mg लगेगा नीचे की तरफ, हाँ और डिस्प्लेसमेंट भी किधर की तरफ होगा, नीचे नीचे की तरफ, है ना। तो वर्क क्या हो जाएगा, प्लस प्लस mg में into प्लस mg। mg। तो टोटल वर्क, यस वेरी गुड, टोटल वर्क ड्यू टू mg in a cycle, साइकिल that is work done due Zero. to 1 2 plus work done in 2 1, that is equal to 0, that is equal to 0, ठीक है। so Yes, it sir. means it is a conservative, yes it is a conservative force, very good, it is a conservative force। तो मैंने दो डेफिनेशन दी है, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन ड्यू टू conservative force is path independent work done by conservative force in a cycle is 0, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, यस स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके ओके, Yes, sir. Yes, sir. yes very important, huh? now what is the non conservative force, जो उसका उल्टा हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कोई एग्जांपल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, Friction force. yes friction, very good, friction is a non conservative force, how, friction, friction, how, let us try to understand कि यदि It is dependent on the path, sir. इसलिए it is dependent on the path, yes very good, but suppose let's suppose एक एग्जांपल के और समझते हैं, ये ब्लॉक है, ये पहला इसका इनिशियल पोजीशन था, इसको पहले हम यहां पे लेके गए, ठीक है, और वापस हम यहीं पे लेकर के आ जाएंगे, पहले हम 1 से 2 पे गए और 2 से वापस हम 1 पे आएंगे, 1 पे आ गए, मान लो ये डिस्टेंस यहां से x है, तो जब ब्लॉक को आप इस जगह से इस जगह पे लेकर के जा रहे होगे, जब यहां से यहां जा रहा होगा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, yes sir, तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाथ 1 से 2 पे जब जा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, क्या आ जाएगा, माइनस fx आ जाएगा, yes sir, उसी तरह से जब आप 2 से 1 पे आओगे तो Plus फ्रिक्शन F. फोर्स नहीं फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, अब 2 से 1 पे आ रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, right, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा, तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस fx आ जाएगा, यस यहां पे भी माइनस fx आएगा, यानी वर्क डन इन साइकिल कितना आ गया, दैट इज माइनस 2fx which is not equal to 0, yes sir, which is not equal to 0 means it is a non conservative force, ठीक है। इस फोर्स के वजह से जो वर्क होगा उसकी वजह से एनर्जी लॉस होगी, देखो माइनस आया है, एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, बट इसके वजह से जो वर्क होगा इससे एनर्जी का लॉस नहीं होगा, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क होता है उसकी वजह से एनर्जी का लॉस नहीं होता, ठीक है। किसी सिस्टम के पास कोई एनर्जी थी तो उसके वजह से एनर्जी लॉस नहीं होगा, उस फोर्स की वजह से एनर्जी लॉस नहीं होगा, बट इस फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो जाएगा। जैसे आप देखो कि सिंपल कि जब आप हाथ को रब करो, है ना, सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन व्हाट हैपन, देयर विल बी जनरेशन ऑफ हीट,
generation of heat means your work is converted into heat and it is lost. It is lost. So work done due to non-conservative force. Work done due to non-conservative Non-conservative force force. is lost in the form of heat. Yes. Means energy lost in the form of heat. Energy will lost in the form of heat because of this force. Okay. Or something else. Okay. Yes, sir. Okay. Now tell me one thing. Magnetic force is a conservative force or non-conservative force? Sir, non-conservative. Yes. It may be conservative, it may be non-conservative. It depends upon the situations. Okay, sir. So when you goes into 12th class or when we teach you magnetic field vagara, then I will tell you how magnetic force is a conservative, how magnetic force is non-conservative. So it may be conservative or non-conservative. Dependent on Situation, time. not time, situations. Conservative, non-conservative. Yes. So today I discuss two work done, how to calculate the work done due to variable force, and what is the kinetic energy, what is the Yes, sir. conservative force, and what is the non-conservative force, what is the work energy theorem. So I hope you understand these things, Yes, sir. and tomorrow we will discuss some problems over this. So थर्सडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. दिस थर्सडे दिस चैप्टर विल कंप्लीट. ओके देन, ठीक है, कल मिलते हैं. ठीक है. Okay, sir. Good night, sir. Jai Hind, Jai Bharat. यस, सेम टू यू.